जी अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ जनरल सर्जरी। वेलकम टू द फोरम ऑफ मेडप्रो एकेडमी बाय डॉक्टर मलिक शरियार। सो दिस इज रिलेटेड टू द एनआरई। ओके, प्री एंड पोस्ट ऑप असेसमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। ये सर्जरी का टॉपिक है, जनरल सर्जरी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बहुत एक्सटेंसिव लिखा होता है बुक्स में। आई हैव ट्राइड टू समराइज इट ताकि आप आसानी से इसको डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है जी। सो प्री ऑपरेटिव आपकी जो असेसमेंट है, सबसे पहले प्री ऑपरेटिव से शुरू करते हैं। ठीक है। ये कुछ पिलर्स पे खड़ी होगी। पहले आपको एक इम्पोर्टेंट अच्छे से हिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन। मिसाल के तौर पे कार्डियक पेशेंट है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन भी करनी है उसकी और असेसमेंट भी करनी है कि किस दर्जे का रिस्क है। लाइक कार्डियक पेशेंट है, अभी उसको रिसेंटली एमआई हुआ है। ठीक है। ये हिस्ट्री में आपको फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस जितने आपकी ऑपरेशंस हुए हैं उसकी कोई हिस्ट्री, प्रीवियस कोई कॉम्प्लिकेशंस की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, रिस्क फैक्टर्स की हिस्ट्री, मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स लाइक डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, डिसलिपिडीमियाज है, ये सारी चीजें आपकी प्री ऑपरेटिवली आप असेस कर रहे होंगे। अभी हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का और क्या फायदा होता है कि पेशेंट सेफ्टी। सो ये आपके गोल्स क्या होते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के, कि आपने पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना है। ठीक है। ताकि आपको पता लगेगा कि आप आपको पता हो कि सही पेशेंट कौन सा है और उसके लिए सही सर्जरी कौन सी है, उसका सही डायग्नोसिस क्या है। ठीक है। 3 आवर्स। राइट पेशेंट। सही पेशेंट भी तो आइडेंटिफाई पहले आपने करना है। राइट डायग्नोसिस, राइट सर्जरी। डायग्नोसिस होगा तो उसकी सर्जरी होगी। और 4th आवर भी आप ऐड कर सकते हैं। 4 आवर्स। 4th आवर कौन सा है जी? पेशेंट्स राइट। ये भी बहुत जरूरी है, मतलब कंसेंट देगा पेशेंट तो ही सर्जरी हो सकेगी, और ये पेशेंट का राइट है कि उससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का आपके पास नरी 2 में एक स्टेशन भी होता है बकायदा। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड फॉर द प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने उसमें देखने हैं। देन आपकी क्लिनिकल असेसमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है। आप सबसे पहला इंटरेक्शन जो आपके मरीज के साथ आपका होता है वो हिस्ट्री का होता है। यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू स्टार्ट टेकिंग द हिस्ट्री। तो एक ऑप्टिमल हिस्ट्री आपको प्री प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के तौर पे जरूरी होती है। उसमें आपने देखना होता है। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, एनी प्रीवियस सर्जरी। एनी कॉम्प्लिकेशंस। क्योंकि कुछ लोगों को जैसे गट की सर्जरी होती है, क्रॉन्स का पेशेंट है, मल्टीपल सर्जरीज भी करानी पड़ सकती है ना, तो आपको उसकी पता होना चाहिए। अल्कोहल की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगरेट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा सिगरेट वाला पॉइंट तो आपको खुद ही समझ जाएगा, और अल्कोहल वाला। ठीक है। तो स्मोकिंग की हिस्ट्री आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देन आपकी कोमॉर्बिडिटीज।
थैलेसीमिया का पेशेंट है। सिकल सेल का है। पोरफायरिया का पेशेंट है। ठीक है। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का पेशेंट है। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर पहले कोई एपिसोड ऐसी है कुछ भी है, तो जब अभी आप उसको एनेस्थीसिया देंगे तो कुछ एनेस्थेटिक एजेंट्स जो है वो भी मेलिग्नेंट जो है वो हाइपरथर्मिया करा सकते हैं। सॉरी, ये सेल मैंने ऐसे सिकल सेल के साथ मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है। तो ये आपके कॉमन जो फैक्टर्स हैं आपने इनको भी देखना है। ठीक है, ये आप कॉमन पहले की आपको अब पहले का आपने सारा जान लिया कि उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, ओबेसिटी ये वो। उसके अलावा फिर एक चीज जो साथ और आएगी वो है मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसाल के तौर पे रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है। ठीक है, और अब वो मेडिकेशन हिस्ट्री, रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, स्टीरॉयड डिपेंडेंट है, लॉन्ग टर्म से स्टीरॉयड ले रहा है। ठीक है, तो अब जाके उसको आपने स्टीरॉयड्स, आपको पता है आपका स्ट्रेस हार्मोन भी है, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। तो यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपको कॉर्टिसोल ज्यादा चाहिए होता है। तो रूटीन का कॉर्टिसोल तो उसे आप दे ही रहे हैं, उसका जो हाइपोथैलेमिक एड्रीनल एक्सेस है वो तो ब्लॉक हुआ हुआ होगा, इतने लंबे अरसे से स्टीरॉयड ले रहा है वो। तो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में उसको इंक्रीज डोजेजेस देनी होंगी स्टीरॉयड्स की। तो दैट इज वाई टू असेस दैट आपको ये पहले पता होना चाहिए कि वो स्टीरॉयड्स ले रहा है या नहीं ले रहा। ठीक है। फीमेल कोई है, ओसीपीज तो नहीं ले रही, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपके थ्रोम्बोटिक रिस्क बढ़ा देते हैं, और सर्जरी के बाद पेशेंट में वैसे भी डीवीटी वगैरह का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। माओ इनहिबिटर्स तो नहीं ले रहा पेशेंट। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो नहीं ले रहा पेशेंट। फीमेल पेशेंट होगी मीनोपॉज के बाद की। ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट एंटी कोएगुलेंट्स, हो सकता है उसको पहले कोई डीवीटी का रिस्क हो, एट्रियल फिब्रिलेशन हो, कोई ऐसी चीज हो, और वो पहले से एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा हो पेशेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। इनको क्योंकि आपने डोजेजेस इनकी मॉडिफाई करनी होती हैं। ठीक है। और छुड़वाना होता है। तो दैट इज वाई आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दवाइयाँ छुड़वानी है, कौन सी हमने कंटिन्यू रखनी है। इस एस्पेक्ट से ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कुछ जनरल चीजों पे हम जरा जो है वो देख लेते हैं। आप, पहला है सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट की आपने। ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो आपको, मोस्ट वर्स्ट फैक्टर जो होगा ना वो रेज जेवीपी होगी। ठीक है। रेज्ड जेवीपी, हाई कार्डियक रिस्क होगा इसके साथ एसोसिएटेड। हाई कार्डियक रिस्क, वर्स्ट फैक्टर। सेकंड वर्स्ट कौन सा है जी? एमआई, सेकंड वर्स्ट फैक्टर। अगर आपके पेशेंट को लास्ट 3 मंथ्स में एमआई हुआ है, तो मोर्टेलिटी रिस्क जो है वो 40% है, यानी पेरी ऑपरेटिव मोर्टेलिटी रिस्क। पेरी ऑपरेटिव का मतलब है ऑपरेशन के इर्द गिर्द, यानी ऑपरेट किया है या ऑपरेशन के फौरन बाद। ठीक है। ऑपरेटिव रिस्क जो हो जाएगा वो 40% तक होगा। और अगर एमआई को मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं, तो ये रिस्क रिड्यूस होके 6% पे आ जाता है, मोर्टेलिटी रिस्क। ठीक है। तो यानी आपके पेशेंट को अगर एमआई हुआ है तो आप उसको
थोड़ी सी सर्जरी अगर आप कर सकते हैं, इमरजेंसी सर्जरी नहीं है तो आप उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, आप कहेंगे कि 6 माह बाद करते हैं, ठीक है, ताकि रिस्क रिड्यूस कर सकें आप। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। उसके अलावा जो एक और रिस्क फैक्टर है, दैट इज दी इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन आपकी लेस देन 35% है, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट प्रोहिबिटिव रिस्क पोज करती है। प्रोहिबिटिव रिस्क यानी आप सर्जरी की तरफ जाएं ही ना, क्योंकि ऑन टेबल डेथ का बहुत ज्यादा चांस है। आपको पेरी ऑपरेटिव एमआई का चांस होता है, बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ द केसेस में 70 to 80% रिस्क है कि आपको ऑपरेशन से पहले पहले या इर्द गिर्द ही आपको हो सकता है एमआई हो जाए दोबारा। और दूसरा डेथ का चांस होता है 80 to 85% केसेस में। सो दिस पोजेस प्रोहिबिटिव रिस्क, ठीक है, हाई कार्डियक रिस्क होता है। और अगर फिर भी बहुत मजबूरी है कि सर्जरी किए बगैर भी आपका नहीं है, तो फिर पेशेंट से आप कंसेंट लेते हैं और उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है कि ऑन टेबल डेथ भी हो सकती है। वेरी हाई रिस्क कंसेंट, डेथ कंसेंट, इस किस्म के टर्मिनोलॉजीज इसके लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन आपको देखने की चीजें हैं सीवीएस में, ठीक है, कि पहले पेशेंट को मरमर वगैरह तो नहीं आ रहा जब आपने उसको एग्जामिनेशन किया, कोई एरिथमिया तो नहीं है, हाइपरटेंशन भी इसी में आ जाएगी। उसके अलावा उसकी एक्सरसाइज टॉलरेंस आप टेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें असेसमेंट का पार्ट होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको क्लियर कट अलहदा करके लिख के दे दी हैं, ताकि आपको पता हो कि यही एमसीक्यू के हवाले से बहुत क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं। देन आ जाते हैं कौन सा अगला सिस्टम इंपॉर्टेंट है, पुल्मोनरी रिस्क। ये असेसमेंट कह लें, इसी में एयरवे भी कर देते हैं। अच्छा जी। स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन, ये एमसीक्यू का पॉइंट है ना। स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है, कॉज ऑफ इंक्रीज्ड पुल्मोनरी रिस्क, ठीक है। पुल्मोनरी रिस्क को जो चीजें बढ़ाती हैं उसमें अगर मोस्ट कॉमन कॉज की बात की जाएगी ना, तो वो स्मोकिंग है। तो ये जानना क्यों जरूरी है, ताकि आपने पेशेंट से स्मोकिंग सेसेशन करानी है, छुड़वानी है उससे स्मोकिंग। तो एडवाइज्ड या रिकमेंडेशन क्या होती है, स्टॉप स्मोकिंग 8 weeks प्रायर टू सर्जरी एंड स्टार्ट रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज। आप स्टार्ट करते हैं लाइक इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जैसे कहते हैं। म- ये इसके अंदर ना बैलून्स वगैरह होते हैं, बॉल्स होती हैं, और आप मरीज को कहते हैं इसके अंदर हवा भरें, और बॉल्स को ऊपर तक लेके जाना है आपने। हवा भरते हैं, बॉल्स ऊपर की तरफ जाती हैं। तो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। उसके अलावा एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं ताकि उसके अंदर सिक्रीशंस इकट्ठी ना हो पाए। एक्सपेक्टोरेंट्स, यूज एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है, ये आप मरीज को कहते हैं। अच्छा, अगर मरीज स्मोकर है, इफ पेशेंट इज स्मोकर और ही हैज सीओपीडी या कोई भी रेस्पिरेटरी इस तरह का
एस्थमा वगैरह है, तो फर्स्ट चेक FEV1, यानी स्टार्ट करें FEV1 से, एंड इफ इट इज abnormal, प्रोसीड फॉर ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ठीक है। एस्थमा का पेशेंट है, उसका एस्थमा आपने ऑप्टिमाइज करना है। COPD का पेशेंट है, आपने उसको इनहेलर्स देने हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स देने हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, एलटॉट, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, एलटॉट। ठीक है, ये आपके पेशेंट का प्रोग्नोसिस बढ़ाती है एलटॉट। ठीक है। सिंगल मैयर जो कि COPD के पेशेंट में प्रोग्नोसिस को अच्छा करती है, वो है एलटॉट। तो इस किस्म के मैयर्स आपने सर्जरी से प्रायर टू सर्जरी लेने हैं, ताकि सर्जरी से पहले आप उसकी चेस्ट को रेडी कर सकें, ताकि उसके लंग प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हो जब सर्जरी करनी है। अदरवाइज एटिलेक्टेसिस, निमोनिया, निमोथोरेक्स, इन चीज़ों का रिस्क पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और नमोनिया इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है। ये आपने रिस्क असेसमेंट कर ली। एयरवे में क्या देखेंगे? ये तो हमने देख लिया ना उधर लंग्स के लेवल पे। एयरवे का जो पूरा पाथवे है आपका, उसमें हम क्या देखेंगे कि शॉर्ट नेक तो नहीं है पेशेंट की, कहीं वो रीमाटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट तो नहीं है पहले। ठीक है। उसमें क्या होती है? सर्वाइकल स्पाइन इंस्टेबिलिटी होती है, ड्यू टू सबलेक्सेशन वगैरह। ठीक है। टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट के भी इश्यूज होते हैं, वो भी आपने सारे देखने हैं। उसके अलावा एयरवे में, आपने एयरवे जब पास करना है तो आपने लेरिंजोस्कोप यूज करनी है। ठीक है। तो आपने देखना है कि कोई टूथ डिसलोकेशन तो नहीं हुई, यानी अगर लूज टीथ है, कोई लूज टूथ है, मतलब एक दांत है जो हिल रहा है मरीज का, ठीक है, लूज सा है, जब आप लेरिंजोस्कोप पास करेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है वो टूट जाए वहां से, पहले ही लूज था, अब टूट जाए और डिसलोकेट होके आपके एयरवे को ब्लॉक कर दे। ये फैक्टर्स आपने कंसिडर करने होते हैं, ये मेजर फैक्टर्स हैं। ठीक है। उसके अलावा पेशेंट की ऑक्सीजनेशन अच्छी होनी चाहिए। SpO2 शुड बी मोर देन 90%। हाइपोक्सीमिया होगा कि जब 90% से भी कम होगी तो आप उसको सिग्निफिकेंट कहेंगे। अच्छा जी, पुल्मोनरी के बाद आपका आ जाता है हेपेटिक सिस्टम, हेपेटिक असेसमेंट। इसमें चार मेजर चीजें हैं जो आपने लाजमी असेस करनी है अच्छे से: बिलीरुबिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और एनकेफ्लोपैथी। इसके अलावा आप असाइटिस को भी मैयर करते हैं। ये असेसमेंट का हिस्सा है। इसमें अब जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि इफ बिलीरुबिन मोर देन 2, if albumin less than 3, if PT greater than 16 second, और if encephalopathy present। इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट हो ना, इनमें से कोई भी एक, ये जो चार अभी रेड से लिखे हैं, if one of them present,
अबाउट 40% मोर्टेलिटी रिस्क है। यानी अगर आप सर्जरी परफॉर्म करेंगे ऐसे पेशेंट में जिसमें ये इनमें से कोई एक फाइंडिंग आ रही है, ठीक है, इफ वन ऑफ them प्रेजेंट, अबाउट 40% मोर्टेलिटी रिस्क है। अगर इन चार में से, एक दो तीन चार, इन चार में से तीन चीजें प्रेजेंट हैं, तो रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इज 80 to 85%। और अगर ये चारों प्रेजेंट हैं तो 100%, ऑलमोस्ट 100% मोर्टेलिटी रिस्क है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने हेपेटिक असेसमेंट में ये चीजें देखनी है। ठीक है, और ये चार पैरामीटर नोट कर लें: बिलीरुबिन ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एल्ब्यूमिन लेस देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पीटी मोर देन 16 सेकेंड, और एनकेफ्लोपैथी अगर प्रेजेंट है। ये चार पैरामीटर्स हैं, इसमें से अगर एक प्रेजेंट है कोई तो 40% मोर्टेलिटी रिस्क है। अगर तीन प्रेजेंट है तो 80 to 85% मोर्टेलिटी रिस्क है। और अगर ये चारों प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो 100% मोर्टेलिटी रिस्क होता है सर्जरी के दौरान। तो ये आपको असेसमेंट जो है, ये आपको बताती है कि आपने कैसे पेशेंट को असेस करके तो रेडी करना है और बताना है कि ये इसकी सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके अलावा आपने न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना होता है। सीवियर न्यूट्रिशनल डिप्लीशन बाय लॉस ऑफ 20% बॉडी वेट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल लॉस होता है और इसको फुलफिल करना होता है आपने बिफोर सर्जरी, ताकि आप बेहतर आउटकम हो सकें। अगर आप प्री ऑप प्री ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन से पहले प्री ऑप न्यूट्रिशन देते हैं पेशेंट को, प्रेफरेबली वाया गट। अगर आप 4 to 5 डेज प्री ऑप देते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चेंज लाता है प्रोग्नोसिस में, यानी पोस्ट सर्जिकल प्रोग्नोसिस में। और अगर आप 7 to 10 डेज उसकी न्यूट्रिशन रिप्लेस करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट ऑप्टिमल, मतलब ये ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट होगी। यानी ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा जैसे पेशेंट को कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम थी ही नहीं। ठीक है। ठीक है, तो इतना जरूरी है। अगर ये रिस्क असेसमेंट आप करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये इसको फुलफिल करना है। तो ये भी इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर पेशेंट को कोमा है ड्यू टू डायबिटीज, डायबिटिक कोमा, इट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू सर्जरी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, आई होप सो कि जब ये आप करेंगे, आप आ जाते हैं, असेसमेंट तो आपने कर ली। ठीक है, उसके अलावा कुछ की टेस्ट भी आपने कराने होंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं? सीबीसी, क्योंकि आपने हीमोग्लोबिन देखनी है। यूरिनरी
डायबिटीज, प्रोटीनूरिया का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अगर डायबिटीज निकल रही है, ग्लूकोज यूरिया हो रहा है, तो उसका आइडिया हो जाएगा। कोई इन्फेक्शन है उसका आइडिया हो जाएगा। ग्लूकोज लाजमी आपने देखनी होती है, HbA1c स्पेशली, और रैंडम ग्लूकोज। डायबिटीज को रूल आउट आपने करना है, क्योंकि डायबिटीज का बहुत ज्यादा रोल है कि आपके प्रोग्नोसिस पे, सर्जरी के दौरान भी और उसके बाद। क्योंकि सर्जरी के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह हो सकता है, और सर्जरी के बाद आपके डायबिटिक पेशेंट को वूंड हीलिंग डिले हो सकती है, या कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, मिसाल के तौर पर टाइप 1 डायबिटिक है पेशेंट, अब आपने उसकी कर दी सर्जरी, तो उसको डीके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, विच इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। ठीक है। ईसीजी आप करेंगे लाजमी पेशेंट्स की। कोई हिडन एबनॉर्मेलिटी है, कोई कुछ है, तो वो पता लग जाएगा। दूसरा, greater than 55 years एज के पेशेंट्स में तो लाजमी करें। ठीक है। चेस्ट एक्सरे करेंगे। ठीक है। स्पेशली इन स्मोकर और greater than 65 years एज। मतलब 65 ईयर एज का पेशेंट है, स्मोकर है, या स्मोकर है, ठीक है, स्मोकर किसी भी एज का है मिसाल के तौर पे, और या 65 ईयर्स एज से ज्यादा का पेशेंट है, तो उनमें अगर कोई रेस्पिरेटरी कंप्लेंट आपको नहीं भी मिल रही, तब भी आपने कराना है एक्सरे। ठीक है। ये लिखने का ये मतलब है। इसके अलावा जो आप करेंगे टेस्ट साथ में, ठीक है, आप कुछ जैसे RFTs, LFTs, बेसिक प्रोफाइल आपको चाहिए होती है रिस्क असेसमेंट के लिए। LFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं आपके जिनको कंजेनेटली, जिनको आपका फैमिली हिस्ट्री की वजह से मसला होता है, तो दे कैन हैव हाइपोकैलीमिया ऑलरेडी। तो हाइपोकैलीमिक पीरियोडिक पैरालिसिस के पेशेंट हो सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर एक्यूट एब्डोमेन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए सर्जरी करनी है आपने, तो एमाइलेज लाइपेज लाजमी कराएं। उसके अलावा जाहिर बात है, आपने अपने सर्जन को भी तो बचाना है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट का स्टेटस क्या है। तो क्या करेंगे आप? हेपेटाइटिस B एंड C सीरोलॉजी, और HIV सीरोलॉजी। स्क्रीनिंग, ठीक है, ये स्क्रीनिंग कहलाती है ना, जिसमें पहले से डायग्नोज नहीं है, तो ये आप करेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर स्पेसिफिकली सिनेरियो है, पेशेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, पेशेंट है एनकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, तो आप सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे लाजमी करेंगे। इसके अलावा मेडिकेशन की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे, अगर पेशेंट है कोई लॉन्ग टर्म उसके यूज है स्टीरॉइड्स का, तो आप बोन बोन का कोई एक्सरे वगैरह करा सकते हैं, ताकि डेक्सा स्कैन वगैरह करा सकते हैं। तो हर चीज़ की उसके रिलेटेड आपको असेसमेंट करनी होती है। ये टेस्ट आपने सारे पढ़े होते हैं, हर सिस्टम के अंडर आपने देखे हुए हैं कि किस सिस्टम के लिए, किस बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक सिनेरियोज का टेस्ट भी आपने लाजमी करना है। देन आ जाते हैं आपकी मेडिकेशन की मैनेजमेंट पे, कि कौन सी चलेंगी और कौन सी छोटे छूटेंगी। तो कंटिन्यू, कौन सी दवाइयाँ कंटिन्यू करेंगे आप? बीटा ब्लॉकर्स,
क्योंकि वो एकदम आप नहीं छोड़ सकते। बीटा ब्लॉकर्स अगर किसी मरीज को वैसे भी कंटिन्यू आप डिसकंटिन्यू कराने हो, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज रिडक्शन की जाती है। तो अगर कोई बीटा ब्लॉकर ले रहा है किसी वजह से, तो ये जारी रहेंगी। एंटी कन्वर्जेंट्स आप देंगे, वो जारी रहेंगी। आईवी फॉर्म में दे सकते हैं, चेंज टू आईवी और वाया एनजी, पोस्ट ऑपरेटिव पेरी ऑपरेटिव पीरियड में, ठीक है। डाइजॉक्सिन जारी रहेगी। रिस्क असेसमेंट आपने कर लेनी है इलेक्ट्रोलाइट्स की, इसकी। थायराइड की मेडिकेशन आपने लाजमी देनी है। उसके अलावा हायर डोजेज ऑफ स्टीरॉइड्स, जो मैंने पहले बताया था कि स्टीरॉयड स्ट्रेस हार्मोन है, और सर्जरी इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर द बॉडी। तो आपका पेशेंट हाई डोजेज ऑफ स्टीरॉयड्स फॉर क्रोनिक यूजर, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, इस किस्म का पेशेंट है, या ऐसे ही। और दूसरा, थायराइड के पेशेंट को आपने यूथ हाइपर थायरॉयडिज्म का पेशेंट है मिसाल के तौर पे, मैं बाकी अब जरा मिटा रहा हूँ। तो हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयड शुड बी कन्वर्टेड टू यू थायराइड बिफोर सर्जरी, ठीक है। 3 मंथ्स प्रायर, बेशक आप 8 वीक्स प्रायर, 8 to 12 वीक्स प्रायर आप सारी चेंजेस करना शुरू करते हैं, ताकि पेशेंट आपका करे। और इसमें अगर हाइपरथायरॉयड है तो आपकी डोज जो है वो कार्बिमाजोल है, 30 to 40 मिलीग्राम पर डे। ये बेस्ट है पेरी ऑपरेटिव पीरियड में, जब आपने ऑपरेशन के लिए उसे तैयार करना है, ठीक है। तो थायराइड वाले का इसी तरह, हाइपोथायराइड वाला अगर पेशेंट है, तो उसकी थायराइड की लीवोथायरोक्सिन चलती रहेगी। क्यों? अदरवाइज तो वो हाइपोथायराइड क्राइसिस में चला जाएगा, मिक्स एडीमा हो जाएगा उसको। सर्जरी वैसी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, और उसमें आपका थायराइड भी स्ट्रेस हार्मोन है, थायराइड चाहिए पेशेंट को, ठीक है। तो अगर हाइपोथायराइड पेशेंट है तो उसको थायराइड आप रिप्लेस करते रहेंगे। अब जो चीजें, विच मेडिसिन टू स्टॉप। ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको स्टॉप करें। थ्रोम्बोफिलिक होते हैं ये, थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ाते हैं। और सर्जरी में वैसे ही पेशेंट बेड बाउंड होता है, तो थ्रोम्बोसिस का रिस्क उसका वैसे ही बढ़ा हुआ होता है, ज्यादा हुआ हुआ होता है, ठीक है। और कितना अरसा पहले आप ये बंद करेंगे? 4 वीक्स प्री ऑपरेटिवली, ठीक है। मेजर सर्जरी के लिए 4 हफ्ते पहले आप बंद कर देंगे इसको। यूर नेक्स्ट इज द क्लोपिडोग्रेल। ठीक है, उसके अलावा कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आप दवाई को बंद नहीं करते, लेकिन कॉशियसली यूज करते हैं। लाइक लूप डाययूरेटिक्स हैं। तो हाइपोकैलीमिया के लिए आपने इसमें कंसिडर करना है, अगर पेशेंट हाइपोकैलीमिक है,
तो फिर आप इसको रोक सकते हैं फिलहाल। एनसेड्स को भी देखना है, एंटीकोएगुलेंट्स को रोकने के हवाले से आपने देखना है। ठीक है। ब्लीडिंग रिस्क कितना है, कितने दिन छोड़नी है, और लिथियम के बारे में। ठीक है। तो ये सारे आपके जो हैं वो हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स आती हैं वो कौन सी हैं टू स्टॉप? माओ इनहिबिटर्स की हमने बात की थी। अच्छा सॉरी, लिथियम का आपको मैं पहले बता दूं। लिथियम आप 2 वीक्स बिफोर सर्जरी बंद करते हैं। एस्पिरिन आप 1 वीक बिफोर सर्जरी बंद करते हैं। अगर कोई सवाल आता है एमसीक्यूज तो वो इसी किस्म के आ सकते हैं। ओसीपीज हैं, ईस्ट्रोजन है, वो 4 वीक्स प्रायर सर्जरी। ठीक है। स्मोकिंग 6 to 8 वीक्स प्रायर सर्जरी। माओ इनहिबिटर्स 2 वीक्स प्रायर टू सर्जरी। ये आप बंद करते हैं ड्रग्स। ठीक है। एनसेड जनरली जो है ना वैसे वो कॉशियसली यूज करते हैं आप, और यू डिसकंटिन्यू देम 48 आवर्स प्रायर टू सर्जरी। दूसरा आपको सवाल वारफिन पे आ सकता है, तो ये 4 डेज प्रायर टू सर्जरी ऑफ की जाती है। ठीक है। डायूरेटिक्स जैसे मैंने कहा कि कॉशियसली आप यूज करते जाएं, और अगर डिसकंटिन्यू करने पड़े तो ऑन द डे ऑफ सर्जरी आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा कोई पेशेंट अगर डायबिटिक ड्रग्स ले रहा था, लाइक ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ठीक है। तो वो ऑन द डे ऑफ सर्जरी बंद करेंगे आप। लेकिन अब ये जो लेटेस्ट आई हुई हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, ऑन द डे यानी कोई 24 आवर की भी लिमिट नहीं है। SGLT2 24 आवर बिफोर इलेक्टिव सर्जरी, और 72 आवर बिफोर हाई रिस्क सर्जरी। ठीक है जी। अगर नॉर्मल रूटीन की सर्जरी है तो 24 आवर पहले SGLT2 इनहिबिटर्स बंद कर दें। अगर हाई रिस्क सर्जरी है तो 72 आवर्स पहले बंद करें। ठीक है। ये कॉमन मेडिकेशंस हैं, इनके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने ये चीज़ें करा दी हैं। अब आ जाती है पेशेंट की प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन का ही ये सारा हम कर रहे थे। ठीक है।
कि हिस्ट्री और ये सारी दवाइयाँ छुड़वाना, दवाइयाँ एडजस्ट करना। अब प्री ऑफ फास्टिंग होती है कि कितनी करनी है। नील पर ओरल, एनपीओ जैसे कहते हैं आप। 6 आवर्स की फास्टिंग होती है फॉर सॉलिड्स। 2 आवर्स की फास्टिंग चाहिए होती है क्लियर फ्लूइड्स। क्लियर फ्लूइड्स मीन वाटर वगैरह। जूसेस तो नहीं लेने, लेकिन ये इसके लिए है कि चले 2 आवर्स पहले भी बंद कर दें तो ओरल सप्लीमेंट, ओरल यानी आप वाटर इनटेक वगैरह आप 2 घंटे पहले रोक सकते हैं। अच्छा जी, फिर प्री ऑपरेटिव जो असेसमेंट है आपकी। प्री ऑप प्रेप, इसमें एक तो हमने कर दिया एनपीओ का या फास्टिंग का। सेकंड फैक्टर जो है दैट इज डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस भी आपने पेशेंट को लाजमी देना है, क्योंकि डीवीटी बहुत मेजर रिस्क पोज करता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो आपके पास डीवीटी के लिए ऑप्शंस क्या हैं? मैकेनिकल है, जिसमें आप ग्रेजुएटेड प्रेशर स्टॉकिंग्स पहनाएंगे पेशेंट को। बट ये इस्कीमिया में अवॉइड करनी होती है, अवॉइड इन पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। सेकंड ऑप्शन आपके पास हो सकती है कि आप हेपरिन दे दें। दैट इज प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ हेपरिन इज 5000 इंटरनेशनल यूनिट सबक्यूटेनियसली। और तीसरी चीज जो आप दे सकते हैं दैट इज लो मोलिकुलर वेट हेपरिन लाइक इनॉक्सापेरिन। ठीक है, ये आप तैयारी कराएंगे उनकी 20 to 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस। मैकेनिकल तो आप देंगे ही देंगे, साथ में प्लस आप कोई भी इनमें से दे सकते हैं अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो। ठीक है। थायराइड के पेशेंट में, स्टीरॉयड डिपेंडेंट में, और डायबिटीज के पेशेंट में। ऑलवेज ऑप्टिमाइज द डोजेजेस। ठीक है जी। ये सर्जन पे लाजिम है कि वो एनेस्थीसिया टीम को सारी चीजों के बारे में बताए, अगर कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग होती है, कुछ भी होता है, और उससे ओपिनियन ले। ठीक है। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल ये आप एक हफ्ता पहले बंद करा सकते हैं। ठीक है, जो वो मैंने बता दिया था आपको पहले ही। अब ये आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई, आपने टेस्ट भी करा लिए, आपने मेडिकेशंस भी ऑप्टिमाइज कर दी हैं, आपने पेशेंट को बेहतर एक वो उस फॉर्म में भी ले आए। ठीक है। अब आपकी स्टार्ट होती हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है।
तो कॉम्प्लिकेशंस को पहले देखने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑप केयर क्या है। पेशेंट शुड बी केप्ट इन पोस्ट ऑप एनेस्थीसिया रूम आफ्टर सर्जरी। ठीक है। मॉनिटरिंग होनी चाहिए वहां पे। पल्स ऑक्सीमेट्री बीपी। लुक फॉर कॉम्प्लिकेशंस। रूम शुड हैव रिससिटेशन फैसिलिटीज। और आइडियली रूम शुड बी नियर ओआर ऑपरेटिव रूम और एनेस्थेटिस्ट रूम। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर जो है ना पेशेंट को ऑपरेट करके तो बस अल्लाह हाफिज कर दिया जाता है। आइडियली पेशेंट जो है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए सर्जन या एनेस्थीसिया के अंडर ऑब्जर्वेशन और उनके पास होना चाहिए। यहाँ कुछ अस्पतालों में तो ये पाकिस्तान में इवन प्रैक्टिस है कि मिसाल के तौर पे मेडिसिन के फ्लोर पे पेशेंट प्रेजेंट हुआ था, उसकी कोई अब सर्जरी करनी पड़ गई है। जैसे ही सर्जरी खत्म हुई आधे घंटे में पौने घंटे में वो पीछे पड़ जाते हैं कि आप पेशेंट अपना वापस शिफ्ट कराएं। यहाँ तो पोस्ट ऑप केयर के ये हालात होते हैं मतलब। ठीक है। सेकंड नंबर पे अब आ जाती है, अब आपने पेशेंट को देख लिया कि उसकी चीजें सारी ठीक हैं, स्पेशल फैक्टर्स भी आपने देख लिए, ईसीजी मॉनिटरिंग हो गई। ठीक है। पल्सेशंस देख ली, सारा कुछ वो ठीक था। अब आपने शिफ्ट पेशेंट टू वार्ड फॉर वार्ड केयर। अब वार्ड में क्या केयर होगी? वार्ड केयर। अर्ली मोबिलाइजेशन। इफ इमोबाइल प्रेशर एरियाज ऑफ स्किन शुड बी लुक्ड आफ्टर। उसकी करवट बदलवाएं आप। ठीक है। ताकि प्रेशर अल्सर्स बेड सोर्स जिसे कहते हैं प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स वो ना हो पेशेंट को। ठीक है। सर्जरी स्पेसिफिक मेजर्स। मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट में एक कोई सर्जरी हुई है जिसकी स्पेशल नीड्स हैं, लाइक आपने ड्रेन पास किया है तो ड्रेन ब्लॉकेज को देखें।
ठीक है, ड्रेन में कितना आउटपुट आ रहा है, हैवी आउटपुट तो नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा आउटपुट तो नहीं आना शुरू हो गया, या ब्लीडिंग तो नहीं शुरू हो गई। ठीक है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को भी आपने मैनेज करना है। ठीक है। पेन मैनेजमेंट, पेशेंट के पेन को मैनेजमेंट करना भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी मेजर्स हैं। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस को देखें। वॉमिटिंग, डायरिया, oozing, ड्रेन फ्लूइड, यूरिन आउटपुट, ये सब मिला के, प्लस इनसेंसेबल लॉसेस स्वेटिंग वगैरह का, वो सारा देख के ये सारा आपने फ्लूइड रिप्लेस करना है। ठीक है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ये आप देखेंगे। और फ्लूइड बैलेंस में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टैब्लिश ओरल फ्लूइड इनटेक एज अर्ली एज पॉसिबल। जब भी पेशेंट लेने के काबिल हो जाए, मतलब, तो ओरल फ्लूइड उसको स्टार्ट करा दें। और ओरल फ्लूइड जब आप स्टार्ट करा देंगे, ठीक है, इनकरेज ओरल फ्लूइड्स, और आईवी फ्लूइड्स आप टेपर ऑफ करना शुरू कर दें या कम करना शुरू कर दें। ठीक है। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। इफ एच बी लेस देन 8। वूंड केयर करें आप, कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। सर्जिकल ड्रेन्स को देखें। मॉनिटर देयर आउटपुट। फिजियोथेरेपी कराएं पेशेंट की। एनजी ट्यूब कैन बी रिमूव्ड व्हेन आउटपुट फॉल्स बिलो 100 ml, 100 या 100 to 200 ml पर डे। ये आउटपुट कौन सा है, जो एनजी के थ्रू ही आ रहा था। मिसाल के तौर पे आपने पेशेंट को एनजी पास की है। ठीक है। ठीक है, और ठीक है, और अब आउटपुट जो है किसी मकसद के लिए, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के लिए या कोई भी। और दूसरा ये है कि आपने ड्रेन में भी फ्लूइड देखा है कि 100 ml से कम हो गया है। ठीक है, और प्लस अब नॉर्मल पेरिस्टालसिस आ गई है वापस। ठीक है, तो आप ऐसी केसेस में फिर एनजी ट्यूब जो है वो रिमूव कर देंगे। ये मेजर्स आपने लेने होते हैं। ठीक है जी, ये पोस्ट ऑप केयर के मेजर्स थे आपके। अब आप आ जाते हैं पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस पे। फीवर, फर्स्ट 24 आवर्स में
मेजर रिस्क ऑफ फीवर इज एटीलैक्टिसिस। ठीक है। फर्स्ट 48 आवर्स में ओवरऑल। एटीलैक्टिसिस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। टिश्यू डैमेज। ठीक है। ये कॉज हो सकता है फीवर का। इन्फेक्शंस। अच्छा जी, बैक्टीरीमिया। बैक्टीरीमिया का मतलब है कि अभी आपके ब्लड में जो, यानी बैक्टीरिया पहुंच गए हैं, यानी ब्लड में अब सर्कुलेट होना शुरू हो गए हैं। सेप्सिस जो कि आगे जाके करेंगे। बैक्टीरिया कैन अकर एज अर्ली एज 30 to 45 मिनट्स पोस्ट ऑपरेटिवली। यानी सर्जरी के बाद 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर बैक्टीरिया आपको मिल सकता है। तो ऐसे सूरत में अगर आप फीवर सस्पेक्ट करते हैं बाद में बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, आपने 3 ब्लड कल्चर भेजने होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इन्फेक्शन के लिए आप कौन कौन सी जगह देखेंगे? वूंड को देखेंगे, चेस्ट में देखेंगे कि एटिलेक्टेसिस नमूनिया तो नहीं डेवलप हो गया। यूजली अगर पेशेंट को एटिलेक्टेसिस हो जाए तो, और अगर वो ठीक ना करें आप, तो 3 दिन बाद नमूनिया भी हो जाता है, विद इन 3 डेज नमूनिया भी हो जाता है। ठीक है। तो आप चेस्ट को देखेंगे, यूरिन को देखेंगे, कैनुला साइट को देखेंगे, डीवीटी के लिए देखेंगे, और एंडोकार्डाइटिस के लिए कभी कभी पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन जो होता है, यानी फीवर होता है और आप काफी सारे टेस्ट करा चुके होते हैं, आपको पकड़ा ही नहीं दे रहा होता फीवर, तो वो कभी कभी कॉज जो एंड पे निकलता है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस निकलता है। ठीक है। उसके अलावा फीवर के लिए कुछ आप पे टेस्ट भी कराएंगे। सीबीसी है, यूरिन आ रही है, यूरिन सीएस है, ब्लड कल्चर है, जिसे सीएस कहते हैं, कल्चर इन सेंसिटिविटी, चेस्ट एक्सरे है, यूरिन डिपस्टिक है। डिपस्टिक का फौरन से पता लग जाता है। ठीक है। तो ये फीवर इज वन ऑफ द पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट ऑफ फीवर कहते किसे हैं? पायरेक्सिया more than 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 2 days, 2 consecutive days, और more than 102 फॉर 1 day। ठीक है। ठीक है जी, ये फीवर का था। एक इम्पोर्टेंट बात है कि आफ्टर सर्जरी विद इन फ्यू आवर्स wound site pain plus